हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम यहां पर 10 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिएगा। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 जनवरी का। तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीर टीला से मिले कुषाण कालीन सिक्के पर किस शासक की छवि अंकित है? तो यहां पर सबसे पहले हम तक्षशिला की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिलती है, इंडिया में थी ये। 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। यहां पर पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई की और यहां पर एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम है भीर टीला। यहां पर कुषाण कालीन सिक्कों की खोज की गई है और इन सिक्कों पर कुषाण वंश के शासक वासुदेव का चित्र अंकित है। तो वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम महान शासक माने जाते हैं। इनके शासन काल के बाद कुषाण वंश का नॉर्मली पतन होना शुरू हो गया था उस वक्त, तो ये आखिरी महान शासक माने जाते हैं वासुदेव। इन्हीं की छवि देखने को मिलती है कुषाण कालीन सिक्कों पर, जो कि तक्षशिला में खोजे गए। ओके, अगर हम कुषाण डायनेस्टी का शासन देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इनका शासन था। इन्हीं के समय में तक्षशिला में गांधार शैली का विकास होता है। बौद्ध धर्म का प्रसार यहां से किया जाता है और कनिष्क जो कि एक कुषाण शासक है, इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म चाइना तक फैला था। ओके, तो कुषाण वंश उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुआ था, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो पाकिस्तान आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने तक्षशिला के पास भीर टीला से कुषाण वंश के शासकों के जो सिक्के हैं उनको भी खोजा है और एक सजावटी पत्थर भी यहां पर मिला है जिसका नाम है लेपिस लाजुली। ये ब्लू कलर का एक स्टोन है, कीमती पत्थर है, जैसे रत्न होते हैं वैसा एक पत्थर है जो कि मूल रूप से अफगानिस्तान का है। तो तक्षशिला में यहां पर कुषाण वंश के समय में जो एक ट्रेड रूट था उसके बारे में भी पता चलता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पत्थर मिले हैं तक्षशिला में खुदाई में। तो सेकेंड सेंचुरी के समय में कुषाण डायनेस्टी के ये सिक्के थे जो कि वासुदेव के शासनकाल में ढाले गए होंगे। तो इन पर कुषाण वंश के शासक वासुदेव का ही जो चित्र है वो देखने को मिलता है। अगर हम वासुदेव की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुषाण वंश के अंतिम महान शासक है। इनका अगर हम शासनकाल देखें तो 191 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी के बीच में इनका शासन देखने को मिला होगा और उसके बाद धीरे धीरे कुषाण वंश खत्म हो गया, क्योंकि ये आखिरी योग्य शासक माने जाते हैं। लेपिस लाजुली के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्लू कलर का एक स्टोन है जो कि अफगानिस्तान के बदस्क्यान इस क्षेत्र में पर्टिकुलर पाया जाता है और ये तक्षशिला में मिला है। तो एक ट्रेड रूट के बारे में यहां पर, एक ट्रेड नेटवर्क के बारे में यहां पर पता चलता है इस खोज से। और प्राचीन काल में आर्ट, ज्वेलरी और अलग अलग चीजों में इस कीमती पत्थर का यूज किया जाता था। तक्षशिला लोकेशन है वर्तमान पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, रावलपिंडी के पास। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 1980 से, और एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। बुद्धिज्म धर्म के यहां पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं और गांधार शैली का विकास हुआ था जो कुषाण वंश है उनके शासनकाल में तक्षशिला में। तो कुषाण डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखें तो 1 से लेकर 3री सेंचुरी तक इनका शासन था। कुषाण वंश की स्थापना का श्रेय कुजुल कडफिसस को दिया जाता है, यह संस्थापक थे। इसी वंश में एक महान शासक कनिष्क के नाम से हुए हैं। इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अंतिम महान शासक वासुदेव, जिनके चित्र मिले हैं कुषाण वंश के सिक्कों पर। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। भारत में ये जो संस्था है ना, ये नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। टेक्सटाइल या कपड़ा है ना, कपड़ा ट्रेड के निर्यात को बढ़ावा देना, इसके लिए काम करने वाली संस्था है ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ए शक्तिवेल।
आंसर बी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ए शक्तिवेल ये 5वीं बार इस संस्था के अध्यक्ष बने। वैसे इन्होंने अभी रिप्लेस किया है सुधीर सेकरी को इस पद पर। ए शक्तिवेल ने, देखिए 43 वर्षों से इस संस्था में बोर्ड के मेंबर ये बने हुए हैं। अब इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहली बार 1998 में इस संस्था के चेयरमैन बने थे ये। 2 साल का कार्यकाल होता है चेयरमैन का, फिर आगे चलकर 2004-2005 में भी ये अध्यक्ष थे, 2012-13 में ये अध्यक्ष रहे, फिर 2020-21 में अध्यक्ष रहे और अब फाइनली 2026 में ए शक्तिवेल को अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष एक बार फिर से नियुक्त किया गया। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है इस संस्था में 2 साल का। ए शक्तिवेल को वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। संस्था उद्देश्य आपको पता चल गया, भारत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, टेक्सटाइल से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनके विकास में सहयोग करना इस संस्था का मुख्य कार्य। एक स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत गठित है। वैसे इसका गठन 1978 में किया गया था, यह स्टेचुरी बॉडी बनी 1992 के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत यह कार्य करती है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में देखने को मिलता है, हरियाणा में। अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने हैं ए शक्तिवेल वर्तमान में 5वीं बार। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? भारत का ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस है, मतलब जहां पर सारे काम जो है ना वो डिजिटल तरीके से किए जा रहे, पेपरों का यूज पूरी जिला अदालत में नहीं किया जा रहा। तो ये बनी है कलपेट्टा, केरल में देखने को मिलती है। ये जिला अदालत या जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलपेट्टा में स्थित है। वायनाड केरल में आता और उसी का एक क्षेत्र कलपेट्टा, यहां पर है कलपेट्टा जिला अदालत, जो कि भारत की पूरी तरीके से पेपरलेस पहली जिला अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने केरल के वायनाड में कलपेट्टा में भारत की पहली फुली डिजिटल और पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। इस कोर्ट में अब सारे काम नॉर्मली कंप्यूटर, टैबलेट इनके माध्यम से किए जाएंगे, पेपर का यूज नहीं किया जाएगा ऑफिशियली कहीं भी। ओके, ये भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और यहां पर अदालतों के काम के लिए, जजों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। फायदा क्या होगा? तो देखिए फायदा, पहली चीज तो अगर पेपरलेस हुआ है तो यहां से इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोक अदालत बनी, जिला अदालत बनी। इसके बाद अगर डिजिटलाइज किया जा रहा है तो सारे एविडेंस डिजिटली तरीके से सेव किए जा सकेंगे। अदालत के फैसले में जो देरी होती है उसको कम करने में मदद मिलेगी। कागज का उपयोग खत्म होगा, इससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा और मामलों का निपटारा भी तेज किया जा सकेगा क्योंकि पूरी तरीके से डिजिटली काम होने वाला है। कोई हियरिंग है तो किसी को कोई आ नहीं पाया, जज नहीं आ पाए, कभी वकील नहीं आ पाए, तो डायरेक्ट डिजिटल माध्यमों से डायरेक्ट ऑनलाइन हियरिंग भी की जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि मामलों की सुनवाई में भी तेजी आएगी। तो पहली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंडिया का कहां पर है? तो यह है कलपेट्टा, जो कि है कहां पर? केरल में। एआई का यूज करने से काफी सारे फायदे। ऑटोमेटिक किस तरीके से यूज किया जा सकता है? ऑटोमेटिक समरी, बड़े बड़े केस या फाइल की एक शॉर्ट में समरी दे सकता है। जो भी जज का डिसीजन या गवाह जो भी गवाही दे रहा है उसको डायरेक्ट वॉइस टू टेक्स्ट किया जा सकता है। जज एआई से केस से जुड़े कानूनी सवाल पूछ सकते हैं, है ना, एआई की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ केरला वर्तमान में देखिए तो अभी अपॉइंट किए गए हैं। अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया था, सोमेन सेन, ये केरला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं अभी कुछ समय पहले ही। तो इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का फाउंडेशन कोर्स काफी एग्जाम से, स्पेशली जो वनडे के स्टूडेंट है ना, काफी प्रॉब्लम आता है, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट हो, स्टेट में किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीएस में स्कोर करने में उनको काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आपका जीएस का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और बेसिक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको एग्जाम में जीएस से परेशान करते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी यहां पर सॉल्व हो जाएगी।
तो जीएस फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इससे अवेल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। चलिए, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमिन का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सड़क के निर्माण के लिए बायो बिटुमिन का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। यहां पर देखिए, सड़क के निर्माण में बायो बिटुमिन का यूज किया जाएगा। क्या होता है ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। तो पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है ना, वो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है कि इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बायो बिटुमिन का ऑफिशियली प्रोडक्शन करने वाला, प्रोफेशनल प्रोडक्शन करने वाला इंडस्ट्रीज यूज के लिए दुनिया का पहला देश बना है। बायो बिटुमिन को समझिए, पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमिन, जो बिटुमिन होता है उसका एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है। नॉर्मली क्या होता है, जो बिटुमिन होता है ना, इसे पेट्रोलियम ऑयल से बनाया जाता है, पेट्रोलियम ऑयल के साथ निकाला जाता है। इन्वायरमेंट को हार्म करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं बायो बिटुमिन का, तो इसका निर्माण किया जाता है जो एग्रीकल्चर वेस्ट बचता है ना, उससे ये बायो बिटुमिन का निर्माण किया जाता है। अब इससे होगा ये कि हरियाणा पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसको भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जा रहा है बायो बिटुमिन। और अब इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है? रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करने के लिए। तो इसके लिए ऑफिशियली कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है इंडिया ने, और इंडिया बायो बिटुमिन के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है। बायो बिटुमिन क्या है? तो बायो बिटुमिन की बात करते हैं तो एक तरह से रिन्यूएबल और सस्टेनेबल मटेरियल है। मतलब बायोमास और एग्रीकल्चर वेस्ट से इसे बनाया जाता है। तो इससे होगा ये कि भाई पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगा, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर वेस्ट से इसका निर्माण किया जा रहा है, इको फ्रेंडली है। क्रूड ऑयल से बनने वाले जो बिटुमिन है उसका एक अल्टरनेटिव माना जाता है बायो बिटुमिन को। अब यहां पर एक बिटुमिन, आप जो वर्ड सुन रहे हैं कि ये क्या है, तो देखिए आपने जो डामर देखा होगा ना सड़कों पर, है ना, ये इस तरीके का, तो ये डामर है एक तरीके का। तो ब्लैक स्टिकी हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है, डामर है ये। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से इसे बनाया जाता है। और अब जब बायो बिटुमिन की बात होती है तो इसे किससे बनाया जा रहा है? एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जा रहा है, और इसका यूज किया जाएगा सड़कों के निर्माण में। तो कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला, सड़क के निर्माण के लिए बायो बिटुमिन का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन? तो ये बना है इंडिया। तो रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाएगा और इनसे रोड्स का निर्माण किया जाएगा। ज्ञान रंजन का हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञान रंजन हिंदी के बहुत ही फेमस साहित्यकार। ये इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये अब वर्तमान में निवास कर रहे थे। ये आते हैं अकोला महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के अकोला में जन्मे बहुत ही फेमस हिंदी राइटर ज्ञान रंजन। इनका निधन हो गया है 90 वर्ष की आयु में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इनकी एक साहित्य पत्रिका बहुत फेमस रही है पहल, इसके संपादक रहे हैं काफी समय तक। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काफी फेमस रही है। और इनको जो मेन प्रसिद्धि मिली है, इनकी साठोत्तरी हिंदी कथा का जो इनका मतलब लेखन जो शैली है इनकी, वो साठोत्तरी हिंदी कथा को आगे बढ़ाती है। मतलब जो 60 का दशक है ना, उसके बाद की कहानियों को आगे बढ़ाने में, एक नया रूप देने में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। ये एक वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, साठोत्तरी हिंदी कथा। तो यहां पर समझिए 1960 के बाद की जो हिंदी कहानियां, उसका स्वरूप बदलने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत में। क्योंकि उसके पहले की जो कहानी होती थी वो नॉर्मली एथिक्स पर, आदर्श पर होती थी, कल्पना का ज्यादा यूज किया जाता था, नैतिकता, एथिक्स की सीख देती थी। लेकिन जब 1960 के बाद की इन्होंने कहानियां लिखने शुरू की, तो आम आदमी की जो एक्चुअल लाइफ उसके बाद देखने को मिली है ना,
उस पर इन्होंने अपनी कहानियां लिखी है। जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, अकेलापन है, बेरोजगारी है समाज में, समाज की जो सच्चाई है, उनको अपनी कहानियों में लिखा था किसने? ज्ञान रंजन ने। तो हिंदी राइटर है ज्ञान रंजन, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आंसर ले लिया क्या हमने? ज्ञान रंजन का हाल ही में निधन हुआ। कौन है ये? हिंदी के साहित्यकार है। ठीक है, यहां पर इनको एक अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया था 2001-2002 में, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया गया था ज्ञान रंजन को। कल के सेशन में मैंने आपको एक और ऑर्बिटरी बताई थी, एक और निधन बताया था। एक सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट का निधन हुआ था जिनका नाम है माधव गौडगिल, है ना, इनको भी याद रखिएगा। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र से आते हैं। माधव गौडगिल को 1981 में पद्मश्री दिया जा चुका है, 2006 में पद्म भूषण दिया जा चुका है, और यूनाइटेड नेशन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको 2024 में दिया गया था। ये कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के कौन सा एडिशन का आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर के 53 एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। वैसे हर साल ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 53वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। आयोजन कौन करवाता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट हर साल इसका आयोजन करवाती। इस बार 10 तारीख को यह आज शुरू होगा और 18 जनवरी तक नई दिल्ली में 53 वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? भारत में जो लोग हैं, जो यूथ है, उनमें रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। ओके, जो भारत में पब्लिशर है उनके लिए एक इंडस्ट्री तैयार करना, ओके, और उनके उद्योग को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड बुक फेयर को आयोजित किए जाने का। तो 53 वर्ल्ड बुक फेयर आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। वैसे ये यहां पर इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है कतर को। कतर देश गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है, और इस पुस्तक मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा पब्लिशर और 3000 से ज्यादा जो स्टॉल्स हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो 1000 से ज्यादा पब्लिशर अपनी बुक को यहां पर प्रकाशित करेंगे मेले में। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक फेयर का उद्देश्य भी आपको पता चल गया, मेन पर्पस तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा पब्लिशर्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना, उनके लिए एक मार्केट क्रिएट करना, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में नॉलेज और जो ट्रेडिशन है, जो लिटरेचर है, उसको एक्सचेंज करना, यह मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड बुक फेयर को आयोजित किए जाने का। शुरुआत की गई थी 1972 में, नई दिल्ली से शुरू हुआ, और इस बार 53 एडिशन का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि हमारी आजादी को हम 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसकी जो थीम रखी गई है ना, वो हमारे जो आर्म्ड फोर्स से उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के सम्मान में रखी गई है, जिसका अगर हम देखें तो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, शौर्य और प्रज्ञा @75, क्योंकि 75 साल हमारे पूरे हो गए हैं आजादी को। तो वर्ल्ड बुक फेयर 53 एडिशन नई दिल्ली में, शुरुआत 1972 में। नेशनल बुक ट्रस्ट, क्योंकि ये आयोजन करवा रही है संस्था, भारत में ये जो संस्था है रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए काम करती है, और यह भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आगे चलिए, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। इस समय जो हमारी एक एजेंसी है जो कि हाईवेज का निर्माण करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे को बनाते समय। कौन कौन से? एक तो 24 घंटे के अंदर 28 ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर मान लो, 28.95 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। कितने घंटे में? 24 घंटे में।
तो ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दोनों लेन का निर्माण किया गया है। और एक क्वांटिटी का रिकॉर्ड भी यहां पर बनाया गया है कि इसी दौरान 24 घंटे में 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है इस सड़क के निर्माण के लिए, जो कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। 24 घंटे के अंदर किसी सड़क के निर्माण में यूज किया गया। तो ये दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अभी जो हाईवे निर्माण किया जा रहा है वो है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। कर्नाटका के बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसका नाम है NH544G। यह नेशनल हाईवे कौन सा है? 544G, ठीक है ना। तो इसी समय 24 घंटे के अंदर दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इनमें से अब अगर हम इसका हाईवे की बात करते, एक्सप्रेसवे की बात करते, तो इनमें से 343 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ये दोनों रिकॉर्ड बने हैं, जो कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो जो मेन हाईवे ना, एक्सप्रेसवे, जो नेशनल हाईवे, वो बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे है। देखिए इसकी टोटल कॉस्ट है 19,320 करोड़ रुपए कॉस्ट आ रही है। 624 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है बेंगलुरु से लेकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक। इसमें से 343 किलोमीटर का जो रूट है ना, वो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 343 किलोमीटर का ये जो रूट है ना, इसमें नए सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है, जिस कॉरिडोर के बीच में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। मतलब एक नई तरीके से सड़क का निर्माण किया जाना, शुरू से, है ना, ग्राउंड से कोई सड़क नहीं है और शुरुआत से नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, तो एक ग्रीनफील्ड हाईवे। और अगर पूरी पुरानी सड़क है और उस पर पेचवर्क किया जा रहा है, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो वो कहलाता है ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे। दोनों को याद रखिएगा। तो ये जो 343 किलोमीटर का बीच में जो रूट है ना, वो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसी पर बने हैं ये दोनों रिकॉर्ड। किस एक्सप्रेसवे का हिस्सा है? तो बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अमरावती से बेंगलुरु की यात्रा ये 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा, अगर जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में नेशनल हाईवेज का निर्माण करने वाली संस्था ही है। भारत में नेशनल हाईवे को मैनेज करती है। 1995 में इसका गठन किया गया था। दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करता है और संतोष कुमार यादव वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर हैं। आगे चलिए, पंखुड़ी पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये जो पोर्टल है ना, विमेन्स और चिल्ड्रन से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी सर्विसेज चलाई जा रही है, उनको एक ही पोर्टल पर लाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पंखुड़ी पोर्टल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर गवर्नमेंट, आम जो सिटीजन है, एनजीओ, एनआरआई या फिर जो भी कंपनी से या कॉर्पोरेट से, वो एक साथ मिलकर विमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए काम कर पाएंगे। एक साथ मिलकर महिला और बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया गया। उद्देश्य एक ही है कि महिला और बच्चों के वेलफेयर, प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा सके। उनकी योजनाएं, उनके लिए जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की, उनकी जो कंप्लेंट्स है वो यहां पर दर्ज करवा सकते हैं, ताकि महिला और बच्चों के विकास के लिए जो भी योजना चल रही है उनमें ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सके, उन्हें और ज्यादा फास्ट किया जा सके। तो इसी के लिए पंखुड़ी पोर्टल को अभी विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है हमारी अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री पूछी गई थी, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। उद्देश्य क्लियर हो गया हमको। कुछ ऐसी योजनाएं जो कि इस पोर्टल के माध्यम से लागू करने में मदद मिलेगी, जैसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, ये सारी स्कीम्स को बेहतर तरीके से इस पोर्टल के माध्यम से लागू किया जा सकेगा। जो 3 स्कीम मैंने आपको बताई, एक मिशन पोषण 2.0,
बच्चों और महिलाओं में न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है सेंट्रल की। एक मिशन वात्सल्य, चाइल्ड प्रोटेक्शन और उनकी केयर को सुनिश्चित करने के लिए स्कीम है, और एक मिशन शक्ति है, विमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो इन सभी को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा और इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। पोर्टल का नाम क्या है? पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है। अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस सहित 60 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी लगातार जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं। पहले वेनेजुएला पर अटैक किया, उसके बाद ग्रीनलैंड पर अटैक का उनका प्लान है कि हम ग्रीनलैंड को भी डेनमार्क से छीनेंगे। अभी उन्होंने रिसेंटली एक मेमोरेंडम पर साइन किया है कि भैया हम 60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ यूनाइटेड नेशन के और कुछ यूनाइटेड नेशन के बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे बाहर निकलेंगे, मतलब अपनी सदस्यता हम वापस लेंगे। इसी क्रम में इन्होंने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी हम अपनी सदस्यता वापस ले रहे। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिया में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि यूएसए के द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़े जा रहे? तो बहुत सारे यूनाइटेड नेशन, 66 यूनाइटेड नेशन और नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनको छोड़ा जा रहा है। 66 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल, कुछ यूनाइटेड नेशन के, कुछ नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करेंगे, है ना, अमेरिका के हित में जो सही होगा हम उसके लिए काम करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक करने वाला है या फिर ऐसा है जिससे हमारे हितों को ही नुकसान हो रहा है, तो हम उससे बाहर निकलेंगे। ओके। इसके अलावा हम वर्ल्ड की किसी संस्था के दबाव में काम नहीं करेंगे और अपने राष्ट्रीय हितों को, जो नेशनल हमारे इंटरेस्ट है, हम उनको सबसे ज्यादा आगे रखेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो 60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ेंगे। इनमें से एक है भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और फ्रांस ने मिलकर यह संस्था बनाई थी। एक 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, COP21 की बैठक हुई थी पेरिस में, फ्रांस में, और यहीं पर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और उस वक्त के फ्रांसीसी प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी थी, इसकी घोषणा की थी। तब से इंटरनेशनल सोलर अलायंस चला आ रहा है। सोलर एनर्जी को दुनिया भर में पहुंचाना, है ना, जो गरीब देश है उनको सोलर एनर्जी से जोड़ना, सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बढ़ावा देना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। 120 प्लस मेंबर कंट्री इस संस्था में देखने को मिलती है वर्तमान में। फर्स्ट सोलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जा चुका है इसके तहत 2018 में नई दिल्ली में। 61 देशों ने उस वक्त भाग लिया था नई दिल्ली में। एक अवार्ड भी यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2018 में दिया था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, यह भी दिया जा चुका है। अब अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी बाहर होगा। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य में शुरू किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है संस्कारशाला और इसे शुरू किया गया है असम राज्य में। कहां पर? असम। असम के गवर्नर हैं वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने असम के गुवाहाटी में संस्कारशाला प्रोग्राम की शुरुआत की। अच्छा, उद्देश्य क्या है जानते हैं? सिंपल सा उद्देश्य है कि जो 4 से 4 से लेकर 14 साल के जो बच्चे राज्य में जितने भी हैं जो स्कूल में हैं, उन सभी को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ उनको मॉरल वैल्यूज सिखाना, इंडियन कल्चर के बारे में उनको बताना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डेवलप करना, अवेयर, उनको अवेयर करके, मतलब क्लासेस में, स्कूल्स में इस प्रोग्राम के तहत वर्कशॉप आयोजित की जाएगी और बच्चों को नॉर्मली मॉरल वैल्यूज सिखाई जाएगी, इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी डेवलप किया जाएगा।
ताकि वो आगे चलकर सभ्य नागरिक बने देश के। तो ये एक प्रोग्राम चलाया गया है संस्कारशाला नाम का। किसने चलाया? तो ये असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर हम बाउंड्री देखें असम की, तो दो इंटरनेशनल बाउंड्री असम से शेयर होती है। एक बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है असम से, और एक उत्तर में आते हैं तो भूटान असम से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम इसके नेबर स्टेट की बात करते हैं तो मेघालय, ठीक है ना, त्रिपुरा, इधर आते हैं तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहां से जो थोड़ा सा हिस्सा लग रहा है ये हमें देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल का। तो ये असम से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सारे नेबर स्टेट भी मैंने आपको बता दिए और इंटरनेशनल बाउंड्री भी असम की यहां पर क्लियर कर दी। तो 10 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लें। माधव गौडगिल अभी हमने बात की, इनका निधन हो गया है, पर्यावरणविद थे। इन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। फिर यूनाइटेड नेशन ने 2026 को चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की जा रही है हरियाणा में। चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन एथलेटिक्स से संबंधित है। खबरों में रहा माउंट बुर्नी टेलोंग ज्वालामुखी देखने को मिलेगा हमको कहां पर? इंडोनेशिया में। फिर विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। ये राजस्थान के नागौर से संबंधित है या वहां का प्रोडक्ट है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के चेयरमैन को नियुक्त किए गए के बालासुब्रमण्यम। और नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। तो ये सारे कल के सेशन के करंट अफेयर है, रिवाइज हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का हम आंसर ले लेते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन जीता था दबंग दिल्ली ने, और भारत का चर्चित न्योम एयरबेस लद्दाख में देखने को मिलता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मैस्कोट का नाम क्या है? फिर 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स की फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है? और 2025 टर्नर प्राइज किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, पॉज करके देख लेना, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।